नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आईबीसी 24 के एक और बेहद खास चुनावी कार्यक्रम ईपीएल यानी इलेक्शन प्रीमियर लीग का कारवां अब पहुंच चुका है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। इससे पहले दो मुकाबले ईपीएल के छत्तीसगढ़ में खेले जा चुके हैं, जहां पर बेहद रोमांचक मुकाबले में टीम कांग्रेस और टीम बीजेपी एक एक मुकाबला जीतकर इस वक्त सीरीज में एक एक की बराबरी पर चल रहा है। तो आज एक और महामुकाबला यहां पर खेला जाना है और इसके लिए टीम कांग्रेस और टीम बीजेपी एक बार फिर से तैयार है। और ईपीएल का यह महामुकाबला इस वक्त हम भोपाल से खेलने जा रहे हैं और देखना होगा कि आज कौन किस पर भारी पड़ता है। फैसला करने के लिए हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार सरमन नगेले जी यहां पर मौजूद हैं, जो आज यहां पर अंपायरिंग करते नजर आएंगे। साथ ही हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार धर्मेंद्र पैगवार जी हैं, जो कि आज अंपायरिंग करते नजर आएंगे। यानी कि जिस मुद्दों पर बात होगी उसमें कौन कितने बेहतर तरीके से बल्लेबाजी कर रहा है, कौन कितने बेहतर तरीके से गेंदबाजी कर रहा है, ये तमाम चीजों का फैसला दोनों अंपायर करेंगे और उसके बाद नतीजा आपके सामने रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ईपीएल का ये तीसरा और मध्य प्रदेश का पहला महामुकाबला। सबसे पहले चूंकि दोनों तरफ से टीम का इंट्रोडक्शन आपके सामने रखूं, मैं उससे पहले शुरुआत टॉस से करते हैं। टीम कांग्रेस की तरफ से आज कप्तानी संभालेंगे जितेंद्र मिश्र जी और टीम बीजेपी की तरफ से पंकज चतुर्वेदी जी आज कमान संभाल रहे हैं। बहुत धन्यवाद। पर भारतीय जनता पार्टी महिला आरक्षण की लाडली बहना की पक्षधर है, तो मैं भारतीय जनता पार्टी की टीम की कप्तानी हमारी बहन नेहा बग्गा को देता हूं। हमारी तरफ से कप्तानी करेंगे बहन नेहा बग्गा। चलिए, तो यहां पर कप्तान बदलने का फैसला किया है टीम बीजेपी की तरफ से और नेहा बग्गा एक युवा खिलाड़ी है, वो आज कमान यहां पर संभालेंगे। जी, आप भी कुछ बदलना चाह रहे हैं? महिला आरक्षण में कांग्रेस भी पीछे नहीं है, आपने देखा। हमारी तरफ से कप्तानी फरहाना जी करेंगे। चलिए, तो टीम कांग्रेस ने भी आज अपना बदलाव कर दिया है, कप्तान का फैसला फरहाना जी को यहां पर रखा है। मैं बाकी टीम से भी इंट्रोडक्शन आपका कराऊं, लेकिन उससे पहले चलिए टॉस की तरफ आगे बढ़ते हैं। और टॉस के लिए मैं निवेदन करूंगा दोनों ही कप्तानों से और हमारे दोनों ही अंपायर से कि थोड़ा सा बीच में आ जाएं। यहां पर हम टॉस करते हैं, जो टॉस आज जीतेगा वो पहले बल्लेबाजी करेगा। चूंकि हमारे पास में 6 मुद्दे हैं, 6 खिलाड़ी हैं, 6 मुद्दे पर हर व्यक्ति आएगा, एक एक मुद्दे पर अपनी बल्लेबाजी करेगा और उसके बाद पहले हम 3 मुकाबलों पर पहले बात करेंगे, उसके बाद 3 मुद्दों पर बाद में बात करेंगे। तो पहले टॉस के लिए मैं आमंत्रित करता हूं दोनों कप्तानों को। जी, हेड आया, तो यहां पर टॉस जीता है टीम कांग्रेस ने और आज पहले बल्लेबाजी आप लोग करेंगे। चलिए, मैं एक बार टीम का इंट्रोडक्शन भी यहां पर कर दूं। तो हमारे साथ में चूंकि मैंने कप्तान का इंट्रोडक्शन कर दिया, फरहाना खान जी हैं, जो कि आज टीम कांग्रेस को लीड कर रही हैं और साथ ही टीम कांग्रेस में आज अवनीश बुंदेला जी हैं, जबरदस्त तरीके से बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। जब भी स्टूडियो में आते हैं तो तमाम मुद्दों पर बात रखते हैं। आज देखते हैं कि किस तरह की बल्लेबाजी करेंगे। जितेंद्र मिश्र जी टीम कांग्रेस की तरफ से कमान संभालेंगे। ये भी पहले कप्तान के रूप में आए थे, लेकिन बाद में कप्तानी उन्होंने छोड़ दी। लेकिन कितनी महत्वपूर्ण तरीके से यहां पर बल्लेबाजी गेंदबाजी करेंगे, देखना महत्वपूर्ण होगा। अभिनव बरोलिया जी, आप भी युवा खिलाड़ी हैं और आज अपनी युवा जोश के जरिए टीम को कितना फायदा पहुंचाते हैं, देखना होगा। साथ ही हमारे साथ में आशुतोष चौकसे जी हैं, युवाओं पर बहुत फोकस किया है टीम कांग्रेस ने। आशुतोष चौकसे जी भी युवा खिलाड़ी हैं। मिथुन अहिरवार जी, आप छोटे कद के खिलाड़ी हैं लेकिन जबरदस्त बल्लेबाजी आप भी करते हैं, स्टूडियो में भी और आज मैदान पर भी आपको बल्लेबाजी करनी है। टीम बीजेपी की तरफ से नेहा बग्गा जी आज कमान संभाल रही हैं टीम की और पंकज चतुर्वेदी जी वरिष्ठ खिलाड़ी हैं, लंबा अनुभव है और आज बल्लेबाजी में भी दम दिखाना होगा, गेंदबाजी में भी दम दिखाना होगा। साथ ही हमारे साथ में क्षमा त्रिपाठी जी हैं। क्षमा त्रिपाठी जी टीम बीजेपी की तरफ से आज कमान संभालेंगी और जबरदस्त तरीके से गेंदबाजी बल्लेबाजी आपको भी यहां पर करनी होगी। और वंदना त्रिपाठी जी हमारे साथ में हैं, जो कि टीम बीजेपी की मेंबर हैं। और सचिन के वर्मा जी हैं। सचिन वर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और साथ ही गीत धीर जी, स्टूडियो में लगातार आप इनको देखते रहे, लेकिन आज क्रिकेट की इस पिच पर सियासत के धुरंधरों को आप बल्लेबाजी करते देखेंगे, गेंदबाजी करते देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ईपीएल का ये महामुकाबला, जहां पहले मुकाबले में मध्य प्रदेश की तरफ से
टीम कांग्रेस ने आज टॉस जीता है, पहले बल्लेबाजी उनकी तरफ से होगी। एक बार फटाफट में नियम बता दूं, हमने बीच में 6 बल्ले रखे हैं। इन 6 बल्लों पर 6 अलग अलग मुद्दे हैं। ये वो मुद्दे हैं जो प्रदेश की जनता से जुड़े हुए हैं। चूंकि हम IBC 24 प्रदेश की जनता की नुमाइंदगी करते हैं, तो हम आज उनकी तरफ से बीच बीच में गेंदबाजी करेंगे। ओवर हमारे होंगे और बल्लेबाजी गेंदबाजी आप लोगों की तरफ से होगी। ये वो मुद्दे हैं जो प्रदेश की सियासत में इस वक्त बहुत अहम है। इन मुद्दों पर एक एक खिलाड़ी आप लोगों की तरफ से कप्तान तय करेंगे, तो एक एक ओवर होगा और इसके बाद आके बल्लेबाजी होगी और आमने सामने बात करेंगे। चूंकि एक मुद्दे पर हम कोशिश करेंगे कि एक ही तरफ से बल्लेबाजी हो, कोई एक खिलाड़ी करे। लेकिन रनर अप का, चूंकि रनर के नियम जो है वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में खत्म हो चुका है, लेकिन यहां हमने शिथिलता दी है कि किसी एक खिलाड़ी को हम अलाउ करेंगे कि बीच में अगर वो बोलना चाहे उस मुद्दे पर, तो कोई एक खिलाड़ी एक मुद्दे पर, यानी कि एक मुख्य वक्ता और एक साइड में उनके रनर के रूप में वक्ता। पहले आपकी तरफ से कौन आ रहा है बल्लेबाज? अवनीश बुंदेला। ठीक है अवनीश जी, मैं आपको स्वागत करेंगे। उससे पहले मैं आज के दोनों जो अंपायर हैं उनसे भी समझ लूं कि इस कॉन्सेप्ट को लेकर वो क्या कहेंगे। और मैंने जैसा बताया भी कि आप लोग जो बल्लेबाजी करेंगे 6 अलग अलग मुद्दों को लेकर, तो दोनों हमारे अंपायर्स जो हैं आज के वरिष्ठ पत्रकार, ये उन मुद्दों पर 10-10 में से अंक देंगे और उन अंक में से कौन सी टीम कितना आगे निकलती है, फाइनल नतीजे भी आप ही तय करेंगे। बताइए सर। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि जब पूरा वैश्विक स्तर पर क्रिकेट का प्रचलन है और लोग क्रिकेट की भाषा को जानते हैं, लोग क्रिकेट के नियमों को जानते हैं, उनके कायदे कानून को जानते हैं और क्रिकेट को लेकर लोगों में रुचि भी है। और जो यंगस्टर है, जो बच्चे हैं, मतलब उनको नियम, और इस समय जो डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जो दौर है, इसमें सारे लोग इनके नियमों से, इनकी प्रक्रियाओं से, इनके गाइडलाइन से बहुत वाकिफ हैं। तो ये निश्चित रूप से एक अच्छा प्रयास है, क्योंकि आपने ऐसे एक मतलब खेल को चुना है जो आम जन से जुड़ चुका है और आम जन उसको जानता भी है। निश्चित रूप से इस प्रयास से आम जन आपके इस कार्यक्रम से कनेक्ट होगा। ठीक है जी, धर्मेंद्र जी। देखिए, निश्चित तौर पर IBC प्रयोगधर्मी पत्रकारिता करता है और अभी चूंकि पूरी इस हिंदुस्तान में वर्ल्ड कप का आयोजन हो रहा है, मध्य प्रदेश जैसे 4 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, तो इस कॉन्सेप्ट की प्रशंसा की जानी चाहिए। और दोनों ही राजनीतिक दलों से ये स्पिरिट, ये भी हम डिमांड रखेंगे कि एक खेल भावना की तरह पूरे मैच को लें, इस चुनाव के मैदान में भी खेल भावना रहे। और मध्य प्रदेश जो कि शांति प्रिय राज्य है, यहाँ पर राजनीति में गंदगी से थोड़ा दूर रहने की हमेशा परंपरा रही 1956 से अभी तक। तो कोई ऐसे तीखे, कोई ऐसे अनपेक्षित बात नहीं हो जो किसी को, और उसके लिए आप नंबर काटने के लिए आपके पास में अंक है ना। ठीक है, चलिए। तो कुल मिलाकर यहाँ पर है कि खेल भावना से इस मुकाबले को खेलना है। और चूंकि जैसा कि आपने कहा भी कि इस वक्त विश्व कप क्रिकेट की खुमारी पूरी दुनिया पर छाई हुई है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों पर भी सबकी निगाह है, चूंकि यहाँ पर इस वक्त चुनाव का मुकाबला हो रहा है। तो क्रिकेट की पिच पर शुरुआत करते हैं आज के इस सियासी धुरंधरों के इस खास मुकाबले को। पहले बल्लेबाजी करने आ रहे हैं, आइए बल्ला उठाइए और देखते हैं कि कौन सा मुद्दा आपके हाथ में आता है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात करेंगे। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे को लेकर लगातार आप लोग घेरने की कोशिश करते हुए रहे हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे को लेकर आपको पहले बल्लेबाजी करनी है और यहां से आप उसका जवाब देंगे या जिस तरह से भी आप कर सकते हैं। शुरुआत कीजिए। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी सरकार के लिए कहें या किसी भी सोसाइटी के लिए कहें, डेवलपमेंट का सबसे मुख्य पार्ट होता है। और आपने देखा होगा कि सरकार का 30% जो फंड होता है वो कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर में जाता है, क्योंकि और मोस्टली आप शेयर मार्केट भी देखें, चाहे उसमें स्टील का रेट देखें, सीमेंट का रेट देखें, वो इंफ्रास्ट्रक्चर में जाता है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि मध्य प्रदेश में पिछले, अगर 5 साल की बात करूँ, खासकर अभी पिछले 3 साल की बात करूँ, जब से शिवराज जी की सरकार दोबारा आई है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो काम हुआ है वो दिखाने वाला काम हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा कि 15 साल में कुछ नहीं हुआ है, लेकिन हमारे ज़माने के बनाए हुए बांध, भाखड़ा नंगल बांध, सरकार सरोवर बांध, इंदिरा बांध, राजघाट बांध, आप देखें आज भी पहाड़ की तरह खड़े हैं। भाखड़ा नंगल बांध की नींव 1953 में रखी गई थी। लेकिन मेरा कंसर्न ये है, क्या कारण है कि अभी जो सरकारें बांध बना रही हैं उनमें कारम जैसे बांध आते हैं, कारम बांध, ठीक है, जो बनते बनते बह गया। और भी कई सारे बांध हैं। अगर आप देखें 2021 में जो बाढ़ आई थी, सिर्फ ग्वालियर क्षेत्र में आप देखें तो उस समय 9 बांध बहे थे, छोटे बड़े। तो ये सोचने वाली बात है कि अब आज की सरकारें
बीजेपी की सरकार इस तरह के बांध क्यों बनाती? आप सड़कों की बात करें, सीसी रोड जिनको हम कहें सीमेंटेड रोड इंट्रोड्यूस सिर्फ इसलिए की गई थी हितेश जी कि काली सड़कों से ज्यादा उनकी उम्र होती थी। जो काली सड़कें होती थी, डंबर की सड़कें, अगर उनमें कहीं पानी रुकता था तो वो सड़कें उखड़ जाती थी। लेकिन अब क्या हो रहा है, सीसी रोड। ठीक है, थोड़ा सा निवेदन है कि आजकल चूंकि क्रिकेट का फॉर्मेट बदल गया है, T20 अंदाज में आपको खेलना है, थोड़ा फास्ट बल्लेबाजी कीजिएगा। जी पंकज जी बताइए, पहले जवाब ले लो। पंकज जी बोलिए। वो ये कह रहे हैं, उन्होंने जो चौके छक्के मारने की कोशिश की है, कारम डैम का अक्सर जिक्र आता है जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है, कैसे जवाब देंगे? मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2003 में क्यों बनी? बेसिक इशू था BSP, बिजली सड़क पानी। और उमा भारती जी हमारी नेता थी और उनका सबसे पहला जो कॉल था वो था कि भोपाल से सागर तक की यात्रा 3 घंटे पूरी करेंगे, ये उनका सबसे पहला वचन था। यानी मध्य प्रदेश में सड़कें नहीं थी। दूसरे राज्य का कोई व्यक्ति मध्य प्रदेश में प्रवेश करता था तो जैसे ही उसको वाहन में झटके लगता था, बोलता था मध्य प्रदेश आ गया। किसी बॉर्डर की एंट्रेंस की जरूरत नहीं, ये मध्य प्रदेश की आइडेंटिटी थी। मध्य प्रदेश में बिजली को लेकर हाहाकार की स्थिति थी, पानी की बुनियादी समस्या थी और इसलिए मध्य प्रदेश का नाम था बीमारू, जिसमें बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्य शामिल थे। और आज मध्य प्रदेश से विकसित मध्य प्रदेश, इस मध्य प्रदेश की इंफ्रास्ट्रक्चर के अभाव में जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट थी वो जीरो थी, माइनस में, जीरो से भी नीचे। आज 24% की औद्योगिक विकास दर मध्य प्रदेश की है इंफ्रास्ट्रक्चर के दम पे। आज मध्य प्रदेश की GDP 17% की GDP है, 28 राज्यों में टॉप पर इंफ्रास्ट्रक्चर की दम पे। आज मध्य प्रदेश की कृषि विकास दर 19% है, टॉप 3 स्टेट्स में इंफ्रास्ट्रक्चर की दम पर। यदि इंफ्रास्ट्रक्चर की दम नहीं होती तो वो मध्य प्रदेश जो बीमारू मध्य प्रदेश था, विकसित मध्य प्रदेश नहीं होता। इस मध्य प्रदेश की जो प्रति व्यक्ति आय जब बीमारू था 11,000 रुपए प्रति व्यक्ति थी, अब 1,40,000 रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर की दम पे। ठीक है, तो पंकज जी का ये कहना है कि आप लोगों ने तो बीमारू राज्य बना दिया था। जी, वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने तो बीमारू राज्य बना दिया था। 2003 में हम हारे, इनकी सरकार बनी, उस पंचवर्षीय में 3 मुख्यमंत्री बदले, लेकिन उसके बाद क्या उसके बाद आप महाकाल लोक परिसर जैसे भ्रष्टाचार करोगे? इसी इंफ्रास्ट्रक्चर का ही वो पार्ट है। आप क्या ओरछा का जो मंदिर है वहां भ्रष्टाचार किया? ओरछा में आप ये देखें कि वहां पे 100 लोग मरे, एक पुल था, अंग्रेजों के जमाने का पुल था। ब्रजेंद्र सिंह राठौड़ जी स्वर्गीय मंत्री जो थे और कमलनाथ जी के कार्यकाल में पुल मंजूर हुआ, हमारी सरकार गिर गई। इनने उसमें इतना भ्रष्टाचार किया कि वो पुल बनते बनते वो पुल भी दरक गया। तो मुझे बताएं, A से लेकर Z तक और सर से लेकर पांव तक और आसमान से लेकर जमीन तक भ्रष्टाचार में लिप्त हो, वो यहाँ पर बैठकर सोचती है कि कांट की हांडी बार बार चढ़ जाएगी। आज कर्नाटक में जो इस प्रकार का आरोप, हमारे उदाहरण बता दीजिए, हमारे बनाए हुए पुल क्यों नहीं टूट रहे हैं? उनके घर से उनके बनाए हुए हो रहा है जिसने आरोप लगाया था। सर इंफ्रास्ट्रक्चर विषय है, आज ED CBI विषय नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर विषय है, ED CBI विषय नहीं है। 100 करोड़। ठीक है, आ रहा हूं। लोक में इन्होंने कहा महाकाल लोक में भ्रष्टाचार हुआ। ये ऐसे अधर्मी है कांग्रेस के लोग, और सबसे ज्यादा घातक वो लोग हैं जो हिंदू होकर हिंदुओं पर इस प्रकार के आरोप लगाते हैं। इसी प्रकार का एक षड्यंत्र इन्होंने रचा था 2018 के चुनाव से पहले, जब कहा था कि सिंहस्थ में घोटाला हुआ। श्रीमान जयवर्धन सिंह जिनके कपड़े फाड़ने की बात कुछ दिन पहले कमलनाथ कह रहे थे, फ्लोर पे खड़े होकर ये स्वीकार किया कि सिंहस्थ में किसी प्रकार का घोटाला नहीं है। आज मन पीड़ा से भर जाता है कि बाबरी मस्जिद की कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता बैठकर जिस उत्तर लीजिए। ठीक है, बात कर रहे हैं नेहा जी, बात इंफ्रास्ट्रक्चर पे करनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे। ठीक है, ये आखिरी गेंद ठीक है, आखिरी गेंद, इस ओवर की आखिरी गेंद, इस ओवर की आखिरी गेंद। उन्होंने हिंदुत्व की बात कही, मैं बोलता हूँ। एक प्रीतम लोधी नाम का व्यक्ति है, प्रीतम लोधी, नहीं देखिए हिंदुत्व को मुद्दे से भटक रहे हैं, सरकार को गाली। अरे आप लोग मुद्दे से भटकेंगे, नंबर काट देंगे, अंपायर बहुत स्ट्रिक्ट है। ठीक है, अरे हिंदुत्व पे बात ही नहीं कर दिया। नहीं, अभी ठीक है, अभी इंफ्रास्ट्रक्चर पे चलिए। आखिरी गेंद थी, आखिरी गेंद है। आप बोलना चाह रहे हैं कुछ? आप तो हमें बताएं, शर्मा जी कह रहे हैं कुछ? कारम बांध क्यों टूटा? कारम बांध क्यों टूटा? देखिए मेरे इंफ्रास्ट्रक्चर की कारम बांध क्यों दोनों टूटा? मेरी दोनों परिसर क्यों टूटा? ठीक है, अंपायर कुछ कहना चाह रहे हैं, अंपायर कुछ कहना चाह रहे हैं। एक मिनट, अंपायर कुछ कहना चाह रहे हैं। जी बोलिए। और ये ओवर हमारा खत्म हो गया है, इसके बाद अगले ओवर पे जाएंगे। जी देखिए, मेरा दोनों टीमों के कैप्टन से और सदस्यों से ये आग्रह है कि राज्य में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो चुका है
तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है उसके अधीन ही बातचीत करें तो मैच जो है ना बहुत अच्छा होगा और निर्णायक होगा। चलिए, तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का यहाँ पर ध्यान रखें और एक दूसरे के मान सम्मान का भी ख्याल रखें। चर्चा बहुत बेहतर हो रही है, अच्छे इसको खेल भावना की तरह खेलते हैं। अगले मुद्दे की तरफ आगे बढ़ते हैं। आपकी तरफ से कौन आ रहा है? बोले अपने पास रखिए। अब तो हमारे अगले प्लेयर हैं जितेंद्र मिश्रा। जितेंद्र मिश्रा जी जाए हैं, तैयार हैं। बल्ला उन्होंने पहले उठा लिया है। बताइए क्या मुद्दा है आपके पास में? महिला, दोनों ही तरफ से आज कप्तान भी हमारी तरफ महिलाएं हैं और महिलाओं के मुद्दे को लेकर लगातार जबरदस्त सियासत यहां पर देखने को मिलती है। क्रिकेट की इस पिच पर भी महिलाओं को लेकर भी आज आपको चौके छक्के मारने हैं। बताइए। आज ये मुद्दा जो महिलाओं का मुद्दा है मध्य प्रदेश सरकार में, भारतीय जनता पार्टी से 3 महिलाएं खड़ी हैं, लेकिन आज मुझे बड़ा शर्म का विषय लग रहा है इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कहूँ, हमारी सरकार पर बात करने में। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा अगर महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं तो देश में नंबर 1 मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न किया जा रहा है, एक बहुत बड़ी संख्या में प्रतिदिन बलात्कार हो रहे हैं मध्य प्रदेश, और ये बड़ी शर्मनाक बात है सरकार के लिए और बड़ी दर्दनाक बात है हम सब मध्य प्रदेश के निवासियों के लिए कि आज महिलाओं के लिए क्या किया गया। आज लाली लक्ष्मी की बात हो रही, मध्य प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आप जैसे पत्रकार और बड़ी मीडिया की तरफ से बातें आ रही है। एनसीआरबी के आंकड़े बता रहे हैं कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में घरेलू हिंसा की बात करें, बलात्कार की बात करें और दूसरी जिस तरह की महिलाओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, इसका जवाब। ठीक है, तो महिलाओं के मुद्दे पर यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से बल्लेबाजी में चौके छक्के मारने की कोशिश उन्होंने की है। वो कह रहे हैं कि आप महिलाओं की बात करते हैं, नारी सम्मान की बात करते हैं, लेकिन अपराध बहुत बढ़ रहे हैं महिलाओं के खिलाफ। बताइए। मेरा ये भी कहना है शर्मा जी से, एक करके बोलिए। अगला, हाँ बोलिए। आपने बहुत अच्छी बात कही कि मध्य प्रदेश में जो आपको लगता है कि महिलाओं को लेकर बहुत उत्पीड़न हो रहा है, एकदम सही बात है। मैं नहीं कह रहा, एनसीआरबी के आंकड़े बता रहे हैं। बहुत ही ज्यादा शर्म की बात है, लेकिन उससे भी ज्यादा शर्म की बात ये है कि कांग्रेस इसमें सबसे ज्यादा शामिल है। अभी आपने जिन जिन लोगों को टिकट दिया है उसमें देखिए, ये कोई बात थोड़ी होती है। अगर मैं अच्छा, नहीं, ये क्या तर्क हुआ? अगर मैं थानेदार हूँ तो क्या मैं अपने बच्चे को छोड़ दूंगा? उनको कोशिश करने, उनको बोलने दीजिए के कपड़े किसने फाड़े? उनको बोलने दीजिए, उसके बाद आपकी बात करें। आपके पास भी आ रहा हूँ, कम से कम तर्क तो सही होना चाहिए। मैं आपके पास भी आऊंगा। कांग्रेस पे कार्रवाई कीजिए, आपके ऊपर आऊंगा। ठीक है, बोलिए क्षमा जी, बोलिए। बात है कि आप सरकार बैठे एक करके बोलेंगे तो बेहतर अच्छे से सुन पाएंगे जी। 22%, बहुत ही ज्यादा शर्मनाक बात। 56% अपराधी है आपकी पार्टी में श्रीमान, 56%। 56% बात यहाँ पर सिर्फ उत्पीड़न की नहीं, उत्पीड़न में आपका जो रेशो है ना वो बहुत आ गया। आप लोग मैं मध्य प्रदेश सरकार की बात कर रहा हूँ, आप हॉलैंड ले गए उस बात को, आप हांगकांग की सरकार की बात कर रहे। अरे हम सरकार में मध्य प्रदेश में नहीं है। अच्छा, उनको एक बार बोलने, एक बार वो बात पूरी बोल लें। प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के श्री कमलनाथ जी दलित महिला को आइटम कहकर संबोधित करते हैं। शोभा ओझा रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, महिला आयोग की अध्यक्ष रहते हुए मुंह में दही जम जाता है। जो दिग्विजय सिंह इनके पूर्व मुख्यमंत्री रहे वो टंचमाल कहते हैं। बैजनाथ कुशवाहा जिसने अपनी भाभी की हत्या की वो कांग्रेस का प्रत्याशी है। हेमंत कटारे जिसने महिला के साथ बलात्कार किया, उसकी हत्या, उसने फांसी लगा ली, वो इनका प्रत्याशी है। जो सज्जन सिंह वर्मा महिलाओं को बच्चा पैदा करने की मशीन बताते हैं वो कांग्रेस के प्रत्याशी है। ठीक है, नेहा जी एक के बाद एक जबरदस्त बाउंसर मारे हैं, कैसे करेंगे बताइए, कैसे खेलेंगे? नेहा जी ने जो गिनाया, नेहा जी को याद नहीं आई कि मध्य प्रदेश में 3.5 लाख बच्चियां गायब है। मध्य प्रदेश में बच्चियों की तस्करी हो रही है, सरकार के पास एक भी प्रकरण नहीं आया। नेहा जी को यह याद नहीं आया 18 महिलाओं के साथ प्रतिदिन बलात्कार हो रहा है, महिलाएं घरेलू हिंसा की शिकार हो रही, आपको एक भी चीज याद नहीं आई। मेरा ये कहना है सिर्फ दो बल्लेबाज, सिर्फ 2 ही बल्लेबाज अलाउ हैं, सिर्फ 2 अलाउ हैं। लेकिन कम से कम आज महिलाओं की बात तो हो जाए। कम से कम आज ये तो बताइए कि जो महिलाएं, जो बच्चियां, जो किशोरियां गायब हो रही है, उनको लेकर के आपने एक भी कदम उठा नहीं। आरक्षण की बात, आप अपने राज्यों की बात कीजिए, 4 राज्यों में आपकी सरकार है, वहाँ पे महिलाओं के क्या हाल चाल है? आपने देखिए, अगर महिला
महिला की आजादी होती तो आज नेहा जी कम से कम आपको बोलने तो देती। आपकी आजादी पर अतिक्रमण अगर कर रही है नेहा जी तो आपका चरित्र समझ में आता है। भारतीय जनता पार्टी नेहा जी अकेले ही पूरी कमान संभाल रही हैं आप। जनता पार्टी ने महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया है। ये जो अंग्रेजों की मानसिकता है ना कांग्रेस पार्टी की, ये नेहरू गांधी परिवार से चली थी, प्रवक्ताओं में भी आई है। वोट डालो और राज करो। देखिए यहाँ पे कप्तान नेहरू गांधी परिवार से बाहर आते नहीं है आप लोग। बेरोजगारी की बात करते नहीं है, महंगाई की बात करते नहीं है आप। लगातार ना बेरोजगारी की बात करते हैं, ना महंगाई की बात करते हैं, ना संविदा कर्मचारियों की बात करते हैं, ना महिला अत्याचार की बात करते हैं, ना दलित अत्याचार की बात करते हैं, ना आदिवासी अत्याचार की बात करते हैं। आदिवासियों पे पेशाब कर देते उसकी बात नहीं करते। लेकिन आपको यहाँ पे सिर्फ आंकड़े बताना है, सिर्फ कांग्रेस को कोसना है, कमलनाथ जी को कोसना है, गांधी परिवार को कोसना है, राहुल गांधी को कोसना है। अरे मुद्दे पर रहिए। देखिए मुद्दे पर रहिए। आप लोग सारे कब होता है जब आप बातें बताएं कि आपने क्या किया है, 18 सालों में आपने क्या किया है। ठीक है, आप ये सब चलिए आखिरी कमेंट, की बातें, आखिरी बॉल बोलिए। ये कोई बातें नहीं होती है। से अधिक पंच, सरपंच, पार्षद, महापौर, नगर निगम, ये विलुप्त होने वाली पार्टी, ये पूरे देश के नक्शे से गायब होने वाली पार्टी आखिरी सांसें ले रही है। आखिरी सांसें करके कार्यक्रम शुरू होता है। गौरी शंकर बिसेन की मैं बात करूं, आप वो स्टेज पर दलित बच्ची के छाती पे हाथ फेरते हैं, उनकी बेटी को टिकट दिया जाता है, वो अपनी बेटी। ठीक है, चलिए हो गया। चलिए मुद्दा ये वाला हो गया। अगले मुद्दे की तरफ, अगले मुद्दे हो गया। कार्यकर्ता अपनी बेटी का बलात्कार करता है। ठीक है, इस मुद्दे पर बहुत बात कर ली। अगले मुद्दे की तरफ आगे बढ़ते हैं। मैं अब अगले मुद्दे की तरफ आगे बढ़ रहा हूं। अगले मुद्दे की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अगली तरफ से आपकी तरफ से कौन आ रहा है बल्लेबाजी करने? अभिनव जी बल्ला चुनिएगा। और इधर से कौन आएंगे? सचिन जी आएंगे। ठीक है, आप लोग मुद्दा देख के खिलाड़ी तय करेंगे, मतलब है ना। चलिए, भ्रष्टाचार का मुद्दा निकला है और भ्रष्टाचार के ऊपर बात करनी है। अभिनव जी शुरुआत करेंगे बल्लेबाजी की। देखिए, 20 साल की एक निष्क्रिय भ्रष्टाचार, घोटाले और 50% कमीशन की सरकार जो खेल रही है मध्य प्रदेश की जनता के साथ, जैसे आज यहाँ पे क्रिकेट का मैच आईबीसी के द्वारा हो रहा, उसी तरीके से लगातार जनता के मुद्दों को दबाकर अपनी झोली भरना, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार। इनके मंत्री किस तरीके से लिप्त हैं, चाहे वो गोविंद सिंह राजपूत जी को ले लें आप, चाहे जितने भी मंत्री हैं, चाहे छोटा कार्यकर्ता भी इनका टोटल लिप्त है भ्रष्टाचार में। तो भ्रष्टाचार की बात करने वाले इस पे कुछ भी नहीं कह सकते। रही बात इनके मंत्रियों की, तो लगातार इनके मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त रहे, लेकिन अपनी जो तानाशाही रवैया है और इनका जो रहा है, वो लगातार ये जनता के बीच में अपनी छवि बनाने के लिए रहे। लेकिन सबको पता है घोटाले लगातार कारम डैम के हो, चाहे महाकाल घोटाला हो, चाहे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इनने जो रोड बनाई थी उसका उद्घाटन, प्रधानमंत्री मोदी जी उद्घाटन करने आए थे हाईवे का, उसमें भी 600 करोड़ का घोटाला किया। मंडीदीप के पास जो रोड बनी उसमें भी घोटाला किया। 6 महीने पुरानी सड़कें भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। तो आप सोचिए, लगातार अभी 3 दिन में करोड़ों का कर्जा लिया है, तो ये कर्जा पैसा जा कहाँ रहा है? हजारों ठीक है, आप लोग कर्जा ले रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन काम के साथ साथ भ्रष्टाचार भी हो रहा है। इस तरह से उन्होंने यहाँ पर शॉर्ट खेलने की कोशिश की। जवाब दीजिए सचिन जी। 2018 में जनता ने कांग्रेस के ऊपर विश्वास किया था, ये हमसे थोड़ा सा आगे थे और इनकी सरकार बनी। जब सरकार बनी तो कमलनाथ सरकार करप्शन नाथ की सरकार बन गई। 15 महीने में 15,000 ट्रांसफर किए गए। एक ट्रांसफर इंडस्ट्री जो सेट कर दी गई थी इस वल्लभ भवन में, कि अधिकारी सुबह कहीं और किसी दूसरे कमरे में बैठता था, दोपहर में उसका ट्रांसफर किसी दूसरे कमरे में कर दिया जाता था। सतपुड़ा की फाइल पूरी, सतपुड़ा जल गया पूरा, पूरा सतपुड़ा ही जला दिया आपने, पूरे फ्लोर जला दिए। पूरी जनता को पता है जो फ्लोर सतपुड़ा का फ्लोर जला दिया। सचिन भाई, सतपुड़ा की फाइलें जला दी, पूरी धू करके जल गई। जनता की सारी समस्याएं भेंट चढ़ा दी। जितने घोटाले किए थे उनको भेंट चढ़ा दिया सतपुड़ा। पूरी फाइल जला दी आप लोगों ने, पूरी फाइलें। आपने पूरी फाइलें जला दी। क्यों किया ऐसा? जनता के साथ क्यों खेला आपने? भ्रष्टाचार की भेंट। अच्छा ठीक है, अभिनव जी सुन लेते हैं। अभिनव जी क्यों किया? अभिनव जी सुन लेते हैं। फाइलें क्यों जलाई? कांग्रेस की नीति क्यों जलाई? पूरा फ्लोर जला दिया, पूरी रात लगी, रातों रात सब जला दिया आपने, रातों रात जला दिया आपने, रातों रात को समझा रहे हैं, समझो आप क्या बोल रहे हैं। बता रहे हैं आपको। तो आपके ओएसडी से 280 करोड़ रुपए पकड़े गए। अरे आपने जो फाइलें जलाई है तो आपने जेल के पीछे डाला क्या?
अरे अभिनव जी एक मिनट ठीक है सुनिए सिद्ध नहीं कर सकते आप लोग। अच्छा, ठीक है। आरोप लगा सकते हो, सिद्ध कभी नहीं कर ठीक है पाओगे, अभिनव जी, क्योंकि आप लोग अभिनव जी खोखले हैं, आप पूरे तरीके से खोखले हो। अरे सचिन जी एक मिनट रुकिए, अरे मुझे भी तो बोलने दीजिए, लड़ाई लड़ रहे हो, अरे मुझे भी तो बोलने दीजिए एक मिनट देखिए बहुत स्विंग गेंदबाजी कर रहे हैं और आप फ्रंट फुट पे आके खेल रहे हो, पीछे क्रीज का ध्यान रखिएगा ना, कोई आउट ना कर दे पीछे से। साफ साफ दिख रहा है ये, अगर किसी ने कुछ किया तो आप जेल में डालो ना। आप गांधी जी, राहुल गांधी को कोसते हो, सोनिया गांधी पे इल्जाम लगाते हो। आज तक 10 साल से मोदी जी सेंट्रल में बैठे हुए हैं, आज तक किसी को जेल पहुंचाया आपने? सिर्फ आरोप लगा रहे हैं, सिद्ध करिए, अगर आप में हिम्मत है तो सिद्ध करिए। लगातार भ्रष्टाचार में लिप्त हैं आपके नेता मंत्री, ऊपर से लेके नीचे तक लिप्त हैं, लेकिन आप लोग अपने मंत्रियों को छुपाते हो, बचाते हो। पूरा पैसा, जनता के टैक्स का पैसा पूरा खा चुके हो आप लोग। चलिए ये ओवर खत्म कर रहे हैं, टैक्स के पैसे को बर्बाद कर दिया है आप लोगों ने। आप बैट दिखा रहे हैं, देखिए नियम वियम का ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए तो कुल मिलाकर ये ओवर यही खत्म कर रहे हैं और अब तक 3 ओवर की यहाँ पे हम लोगों ने बल्लेबाजी कर ली है, जमकर यहाँ पर मुद्दों की बात हुई है। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। ईपीएल का ये महामुकाबला इस वक्त आप देख रहे हैं भोपाल से, और ब्रेक में जाने से पहले हमने 3 अहम मुद्दों पर यहाँ पर दोनों ही टीमों की तरफ से गेंदबाजी बल्लेबाजी देखी। टॉस चूंकि टीम कांग्रेस ने जीता था, उसके बाद पहले बल्लेबाजी उन्होंने चुनी और अब नियम के तहत हम लोग अब पहले बल्लेबाजी करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खिलाड़ी आएंगे। वंदना त्रिपाठी जी आ रहे हैं बीजेपी की तरफ से, आइए एक बल्ला उठाइएगा। और आपकी तरफ से आशुतोष चौकसे जी रहेंगे, दिखा दीजिए बल्ला, एक बार दिखा दीजिए सामने। तो बिजली का मुद्दा है, बिजली के मुद्दे पर अब बात रखनी है। पहले बल्लेबाजी यहां से टीम बीजेपी की तरफ से होगी। जी बताइए, पहले यहां से होगी। टीम कांग्रेस अभी बल्लेबाजी तय नहीं कर पा रही है, हो गया मिथुन जी करेंगे। चलिए बताइए। आप ये बताइए कि जब आप भी छोटे होंगे और मैं भी छोटी थी, जब आपकी सरकार थी तब कितने घंटे बिजली रहती थी मध्य प्रदेश में? 2003 से पहले की बात कर रही हूँ, 4 घंटे अंधकार में था मध्य प्रदेश और अंधकार में डुबा के रखा था कांग्रेस पार्टी ने। इस मध्य प्रदेश के बच्चे पढ़ नहीं पाते थे, लालटेन बिकते थे मार्केट में, और आज देखिए 24 घंटे बिजली कौन दे रहा है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आपके जो ये बंटाधार है ना, उन्होंने कैसा बंटाधार किया था कि बिजली, सड़क, पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं जनता को नहीं मिलती थी। तो इस पर क्या जवाब देंगे आप? ठीक है, वंदना जी ने यहाँ पर बिजली के मुद्दे पर जमकर चौके छक्के मारने की कोशिश की है। वो जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आती है, आपके पिछले कार्यकाल की इसका जिक्र जरूर आता है। मिथुन जी कैसे जवाब देंगे इस बल्लेबाजी का? देखिए, सबसे पहली बात तो अगर आप बिजली के मामले में मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की बात करते हैं तो सबसे पहली बात यह है कि आपने कोई भी एक पावर प्लांट मध्य प्रदेश में स्थापित नहीं किया है। सब दिग्विजय सिंह जी के ज़माने के हैं। मेरी बात पूरी हो जाए मैडम। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि आज 18-19 साल की सरकार के बाद भी अभी शिवराज जी का एक बयान आया था ना कि वो हम तो 10 रुपये यूनिट में भी बिजली खरीदने को तैयार नहीं हैं, कोई दे नहीं रहा है। आप क्लेम करते हैं कि दिल्ली की मेट्रो आपकी बिजली से चल रही है और आपके प्रदेश में बिजली नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये, बिजली तो आपने इस देश के लोकतंत्र पर गिराई है। वो मध्य प्रदेश रीवा के पास आपको पता है क्या एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट लगा हुआ है? किसने लगाया? सोलर पावर प्लांट कितने मेगावाट यूनिट बिजली बनती है मैडम? पहले आप ही बताइए, लगाया किसने? कितने मेगावाट बिजली बनती है? बदलिए मत मैडम, बता तो दीजिए, बताइए। चलिए अच्छा, अरे अभिनव जी, मिथुन जी बोल रहे हैं आपकी तरफ से, बड़े सक्षम बल्लेबाज हैं आपकी तरफ से। मिथुन जी बोल रहे हैं बड़ी शानदार बल्लेबाजी करते हैं जी। जितनी भी माइन यहाँ अलॉट हुई है बड़ी बिजली की माइन है, बिजली की माइन है, कैप्टिव माइन से बिजली पैदा होती है सर। अरे आपको मालूम है? अरे आपको बिजली की माइन होती है सर। उत्पादन कर रहे हैं। अरे बिजली की माइन, वाह, उत्पादन कर रहे हैं। बिजली की माइन होती है, सुनिए, बिजली की माइन, वाह 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 सर। में नहीं हो, उनको दे दीजिए सर, सर उनको दे दीजिए बिजली की माइन, वाह सर वाह, बिजली की माइन, कमाल हो गया। बिजली की मैडम को दे
दे दीजिए सर। चलिए इस बिजली की नहीं यहाँ इस मुद्दे पर गूगली की उन्होंने, गूगली फेंकी है ना। चलिए सर, अच्छा गूगली, चलिए बोलिए, आगे। बिजली जो माइन से पैदा नहीं होती सर। बिजली माइन से पैदा नहीं होती सर, किसी और को दे दीजिए और ऐसी आएगी। आप लोग सत्ता से दूर रहे हैं, तो आपको क्या है कि सत्ता से दूर भगवान। सर बिजली की माइन सत्ता से हासिल होती है। ठीक है, आपको बाहर बैठा के रखा है। बिजली की माइन, ठीक है बिजली की माइन सर। इनके मंत्री तो विद्युत मंत्री कहते थे चमगादड़ की वजह से बिजली चली गई, इसीलिए आपने उनको विद्युत मंत्री बना दिया। और एक आए थे श्रीमान बंटाधार, जब बिजली ढूंढने चौपट राज चौहान ये क्यों कह रहे हैं कि 10 रुपए में आप बिजली खरीदने को तैयार हैं, लेकिन आप आज भी प्रदेश में बिजली नहीं दे पा रहे। ग्रामीण इलाकों में कितने घंटे बिजली दे रहे हैं मैडम, ये बताइए। मैडम ने कहा था मैच बहुत अच्छे दिशा में जा रहा है और हम डे नाइट मैच खेल रहे हैं, बिजली ऑलरेडी लगी हुई है। लेकिन ये बात ध्यान रखें मिथुन, एक बात तो सुने, बात ये सुनिए कि किसी की भी बात को पहले पूरा सुने और उसके बाद रिप्लाई दें। सचिन वर्मा जी एनजीटी के बड़े वकील हैं और वो अपनी बात को उनको अच्छे से कहने दें, फिर आप बात। सर दोनों चीजें हैं। सबसे पहले तो हमने पूछा, सबसे पहले तो हमने सचिन जी ने बोला था कि नहीं सर जो गलत है वो गलत है। अरे आज पूरा देश जानना चाहता है कि बिजली की माइन कहाँ है। पूरा देश जानना चाहता है भाजपा के लोगों से कि बिजली की माइन कहाँ है। जितनी भी मेजर मिनरल की जो माइंस दी गई हैं, माइन चलाने के लिए बिजली लगती है। बरोलिया जी, आपके समय बिजली नहीं थी, माइन नहीं चलती थी, इंडस्ट्री नहीं चलती थी। तो अभी जो इंडस्ट्री चल रही है तो उसके लिए कैप्टिव पावर प्लांट्स लगाने की कंडीशन के साथ में सरकार ने माइनिंग की परमिशन दी है। तो वो जो कैप्टिव पावर प्लांट है वो स्टैंड अलोन पावर प्लांट्स हैं जो जिससे माइन चलती है। तो इसलिए जो बिजली का खपत है जो इंडस्ट्री चलाने के लिए लगती है उसकी जिम्मेदारी भी माइन ओनर। आखिरी बोलिए ठीक है, हो गया आखिरी गेंद, बोलिए। इनका जवाब गलत था कि बिजली की माइन, ये बात क्लियर हो गई। बाकी माइंस की जहां तक बात है, मैं इनको बता दूं कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने 15 साल में रेत के मामले में इस सरकार को, प्रदेश को कम से कम 5,000 करोड़ का चूना लगाया। 150 करोड़ रुपए प्रति वर्ष मिलता था मुश्किल से रेत में, और कमलनाथ जी की सरकार आई, हमने 1250 करोड़ रुपए रॉयल्टी दिलवाई पहले साल में। उस साल से हमने टेंडर जो शुरू करवाया, फिर 1250 करोड़ रुपए का करवाया, फिर आप ट्रैक से बाहर चले गए। ये शिवराज सरकार 15 साल मलाई खाती रही। अगर आप लगा लें, चलिए ठीक है, चलिए बात बिजली की हो रही है, आप रेत की बात करें। चलिए बोलिए। हाँ बोलिए। हाँ ठीक है, माइंस, हाँ ठीक है माइंस, हाँ बोलिए, बस हो गया। चलिए ना, बोलिए। सचिन जी, अच्छा बोलिए। सचिन जी आप बोलिए। वो भी जवाब सुनिए। देखिए 2016 में मध्य प्रदेश में माइनिंग की पॉलिसी बनी शिवराज सिंह जी की सरकार में। सुनिए, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। 2016 में बनी, मैंने बनाई, मैंने उसको अप्रूव किया था। अब मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने उसको, सुनिए, 16 में मैंने जो है उसकी पॉलिसी को वेट किया। 17 में सरकार फिर से एक पॉलिसी लेके आई। उन पॉलिसीज की बेसिस पे हमने नर्मदा नदी में मैनुअल माइनिंग को परमिशन दी थी, कि मैनुअल माइनिंग की परमिशन दी। 2019 में कांग्रेस की सरकार ने नई नीति बनाई, नई माइनिंग समय खत्म हो रहा है, अगले मुद्दे की तरफ, अगले मुद्दे की तरफ प्लीज हो गया इंडस्ट्री को पूरा जिला दे दिया। जी गीत जी बताइए। तो गीत धीर जी ने जो अगला बल्ला उठाया है वो है रोजगार से संबंधित। रोजगार के ऊपर अब टीम बीजेपी की तरफ से गीत धीर बात करेंगे जी। यहां से आशुतोष चौक से, टीम कांग्रेस से आशुतोष चौक से बताइए, और थोड़ा सा फटाफट रखिएगा, T20 मेरे पास समय की कमी है। कांग्रेस ने हमेशा से रोजगार के मामले में सभी को ठगा है। इन्होंने पिछली, जब इनकी 15 महीने की सरकार आई थी, 2018 में भी झूठे वादे करके आए थे, बेरोजगारों को 4,000 रुपए का भत्ता देंगे, जो कमलनाथ जी और बंटाधार जी कहाँ डकार गए मालूम नहीं। अतिथि शिक्षकों का जो हाल किया था सबने देखा था, लाठियां अलग खिलाई थी बेरोजगारों को।
जो हाल था मध्य प्रदेश का, वो बेरोजगारी में ऐसा डूब गया था मध्य प्रदेश का व्यक्ति कि उसके ऊपर जो ऋण था प्रति व्यक्ति बढ़ता चले जा रहा था। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जो है उसने रोजगार के जो है अवसर भी बल्कि अपनाए हैं। स्किल डेवलपमेंट की बात करें, सीखो और कमाओ की बात करें, अन्य योजनाओं की बात करें, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने केवल और केवल जनता को ठगने के लिए और जनता से झूठ बोल के वोट पाने के लिए, समाज को टुकड़ों में तोड़ने के लिए बेरोजगारी का मुद्दे को ठीक है ऐसा उठाया, गोलमोल घुमाया, जिसके चक्कर में कहीं ना कहीं बेरोजगार आ गए थे, जिसके साथ छलावा किया था। लेकिन भारतीय जनता छलावा आप लोगों की तरफ से किया गया, इस पे ये बोल रहे हैं, बताइए। 18 साल की भारतीय जनता पार्टी के सरकार के लोग 15 महीने की सरकार के रोजगार के काम कमलनाथ जी के गिना रहे हैं। ये वो सरकार रोजगार के काम गिना रही है जिसमें प्रदेश में लगभग 2 करोड़ युवा है, जिसमें से 40 लाख रजिस्टर जो है बेरोजगार लोग हैं। अभी इनकी मंत्री ने यशोधरा राजे सिंधिया ने एक आंकड़ा पेश करा विधानसभा में, जिसमें इन्होंने बताया कि 3 साल में 21 नौकरियां जो है मध्य प्रदेश की सरकार ने दी है, जिसमें पूरी प्रक्रिया को करने के लिए 16 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और जिसमें प्रति व्यक्ति 21 में से प्रति व्यक्ति 80 करोड़ रुपए 80 लाख रुपए जो है एक व्यक्ति को नौकरी देने में खर्चे में आया है। 60 साल का रोना रोते रहेंगे वो। 18 साल का हिसाब दीजिए, 18 साल का हिसाब दीजिए, 60 साल का रोना मत रोइए, 18 साल का हिसाब दीजिए। युवा दर दर भटक रहा है, युवा बेरोजगार है। आज प्रदेश के कोने में किसी भी जिले में किसी भी जगह पे चले जाइए, आपको बेरोजगार युवा दर दर भटकते हुए दिखेगा। आपको रोजगार के लिए दर दर भटक रहा युवा, शिक्षा व्यवस्था चरमराई हुई है। बेरोजगार के मुद्दे पर वही कह रहे हैं कि पूरे प्रदेश में बेरोजगार जो है एक बड़ा मुद्दा है, प्रदेश में युवा भटकता नजर आ रहा है। आपकी राज में बताइए, सीखो कमाओ योजना कौन लेके आया है, जरा आप बताइए। सीखो कमाओ योजना का कोई आंकड़ा आपके पास सरकारी हो तो बता दीजिए। उस पे पोर्टल पे जाके देखिएगा तो हर व्यक्ति का दिखाएगा पेंडिंग पेंडिंग पेंडिंग। 2 बल्लेबाज हो गए आपके लिए, आपको ही करनी है, आपने पहले चूज कर लिया। एक भी व्यक्ति को रोजगार नहीं, जिस व्यक्ति ने अप्लाई करा उसका दिखाता है पेंडिंग, सिर्फ पेंडिंग। रोजगार की स्थिति यह है कि रोज युवा दर भटक रहा है। देखिए, जो आपने सवाल किया था 45,000 से बोलने दीजिए ना, इन्होंने तो बोल दिया। 45,000 से अधिक जो है हमारे हितग्राही है इस योजना के। सीखो और कमाओ योजना में मैं तो आपको भी आमंत्रित करता हूँ साहब, आपके यहाँ पर भी अगर कोई ऐसा युवाओं की बातों को बोलने नहीं देना चाहते, मध्य प्रदेश की जो बच्चों का भविष्य बर्बाद करना चाहते हैं। एक पीढ़ी बर्बाद कर दी, एक पीढ़ी बर्बाद कर दी और आने वाली पीढ़ी को भी बर्बाद करने की तैयारी कर रहे हैं। स्वरोजगार से किसी न किसी मैं प्रदेश के प्रत्येक जिले में जाता हूँ, NSUI का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, जो परिवारों से जाकर मिलता हूँ, उन बेरोजगार युवाओं की मां रोती है कि हमारे बच्चे को रोजगार नहीं मिल रहा है। आंसू टपकते हैं, किलपती है उनकी आत्मा कि हमारे बच्चे को 18 साल में रोजगार नहीं मिल रहा है। 2011 से पता कर ले, 1.25 लाख शिक्षा विभाग में पद खाली है, 1 लाख से ज्यादा स्वास्थ्य विभाग में पद खाली है, 60,000 गृह विभाग में पद खाली है। संविदा शिक्षा को संविदा कर, मेरी बात सुन, ये तर्क का विषय है, ये छलावा से काम नहीं चलेगा। 2.5 लाख संविदा कर्मियों शिवराज जी ने कहा था कि मैं संविदा कल्चर खत्म करने जा रहा हूँ। यूथ महापंचायत बुलाई थी, मुझे बताया कितनों को रोजगार मिला और वो संविदा कल्चर खत्म क्यों नहीं हुआ? ठीक है। वो कह रहे हैं कि संविदा कल्चर खत्म क्यों नहीं हुआ, सीधा सवाल उनका ये है। देखिए, जो गुरुजी के 500-500 रुपए दिया करते थे, आज उनको परमानेंट करके शिवराज जी ने 35,000, 40,000, 45,000 20 रुपए पेट्रोल हुआ करता था जब गुरुजी को 500 रुपए मिलते थे। के शासन में 4,000 रुपए तोला सोना हुआ करता था जब गुरुजी को 5,500 रुपए मिलते थे। महिलाओं को आज अगर पेट्रोल 150 शिक्षकों की गुरुजी को गुरुजी को 96 का पता कर लो, पेट्रोल 25 रुपए था और डीजल 20 रुपए था, पता कर लो। ओवर खत्म हो गया, नेक्स्ट प्लेयर हम लोग कौन करेगा? लास्ट कौन बचा बल्लेबाजी के लिए? आप बचे? पंकज जी बचे। अपने सबसे अनुभवी खिलाड़ी को लास्ट तक रोक के रखा हुआ था। और कर्मचारी के मुद्दे पर आज बात होगी और कर्मचारियों को लेकर कांग्रेस पार्टी भी लगातार ओपीएस की बात करती है, बीजेपी भी लगातार कहती रही है कि हमने कर्मचारियों के लिए बहुत कुछ किया है। तो आज बल्लेबाजी करनी है आपको। देखिए तेज जी, ये विषय एक ऐसा विषय है जिसको लेकर पूरे मध्य प्रदेश के अधिकारी कर्मचारी के मन में पीड़ा है। वो है कांग्रेस पार्टी के नेता कमलनाथ जी का एटीट्यूड। और जब से कमलनाथ जी मध्य प्रदेश में सत्ता से बाहर हुए तो स्पष्ट तौर पर मध्य प्रदेश के ईमानदार अधिकारी कर्मचारी को डराने धमकाने का धंधा कमलनाथ जी करते हैं।
स्पष्ट बोलते हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी का बिल्ला लेके चलते हो। भाई किसी के दिल में भारतीय जनता पार्टी है तो कमलनाथ जी आप क्या करोगे? मध्य प्रदेश के उन हजारों लाखों कर्मचारी अधिकारी को कमलनाथ जी बराबर अपमान करते हुए निष्पक्ष भाव से काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की योजना की बात करता हूँ, मध्य प्रदेश के सारे कर्मचारियों को आज 7वें वेतनमान का लाभ दे रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को 42% डीए दे रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार। न केवल कर्मचारी, सेवानिवृत्त कर्मचारी 32% का उनका डीए है। और बढ़ाने की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ से सहमति नहीं आती, क्योंकि जब 2000 में विभाजन हुआ तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का पैक्ट था 25% देगा छत्तीसगढ़, वो नहीं देते। इसी मध्य प्रदेश से कर्मचारियों को समयमान वेतनमान यानी 20 साल के बाद पदोन्नति, 25 साल के बाद पदोन्नति, 30 साल के बाद पदोन्नति, ये मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शुरू किया। ये भारतीय जनता पार्टी की संक्षेप में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी जिसने कर्मी कल्चर खत्म किया। आज मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को 50,000 का वेतन मिलता है। 3 लाख नौकरियां इस कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी की बीजेपी की सरकार ने दी है। 10 लाख नौकरियां नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इस कार्यकाल में दी है। इनके प्रमाण पत्र बढ़ रहे हैं। तो हमारा यहाँ से कौन करेगा जवाब? कर्मचारी अधिकारियों का अपमान न करो, आदर करो, सम्मान करो। कप्तान, अरे कप्तान सिर्फ फिर महिलाओं अरे उनकी बल्लेबाजी नहीं आई है। कांग्रेस पार्टी यहाँ पर भी महिलाओं को जवाब देने से रोक रही है, ये है मूल अंतर। अच्छा एक सेकंड भैया सुनो तो पीछे उन्होंने बल्लेबाजी नहीं की आपकी कप्तान ने। चलिए तो उत्तर तो दे दो, कप्तान है तो। अच्छा उन्होंने बल्लेबाजी की थी लेकिन सहयोगी के रूप में की थी, मुख्य बल्लेबाजी बाकी है। चलिए बोलिए। जी अभी आपने काफी सारे आंकड़े सुनाए यहाँ पर बोले, जिनमें से मुझे नहीं पता कितने सच थे और कितने काल्पनिक थे। ठीक है, अब आप मैं बोल रही हूँ, आप सुप्रीम सब कुछ आपने किया। ओपीएस के नाम पर क्यों आपके मुंह में दही जम जाता है? शिवराज जी ओपीएस पे क्यों बात नहीं करते हैं? हमने हिमाचल में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में लागू किया। ओपीएस के मामले में आप कौन सी चिर निद्रा में जाकर सो जाते हैं, ये हम पूछना चाहते हैं। इसके अलावा कर्मचारियों की क्या दुर्दशा आपने की है? आप देखिए कर्मचारियों को ये अपने पार्टी के कामों के लिए यूज करते हैं। अभी पीएम जी ने भी एक आदेश जारी किया है कि कोई रथ वो बनाने वाले लोकसभा चुनाव के लिए और कर्मचारी उस रथ पर चलेंगे। इस तरह के ये काम करते हैं। ठीक है, कर्मचारियों को अपने पेंशन के लिए, अपने भत्तों के लिए, हर चीज के लिए ये झूठे आंकड़े बताएं, ये कोरे झूठ हैं। कर्मचारी आज के टाइम पे परेशान है। ठीक है, कर्मचारी आज के टाइम पे परेशान है। ओपीएस की बात करता हूं। ओपीएस जो है हिमाचल प्रदेश में और कर्नाटक में भी मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ है। बताइए। मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, फिगर दे दें कितने लोगों को हिमाचल में ओपीएस मिल रही है, फिगर दे दें कितने लोग को राजस्थान में दे रही है, कितने लोग को कर्नाटक में, कितने फिगर दीजिए। इसलिए कि फिगर नहीं है इनके पास। कर्नाटक की सरकार तनख्वाह नहीं बांट पा रही, हिमाचल की सरकार तनख्वाह नहीं बांट पा रही, कर्नाटक की सरकार बोल रही है विकास नहीं कर सकते, पैसा नहीं है। कमलनाथ जी यहाँ कहते थे खजाना खाली है, खाली खजाने पे चमत्कार किया। मध्य प्रदेश के कर्मचारी सुन ले, ठगी छल कपट धोखा ओपीएस के नाम पर। मध्य प्रदेश के कर्मचारी समय की कमी मेरे पास। भारतीय जनता पार्टी से जब ओपीएस की बात कही जाती है तो ये राजस्थान पे जाते हैं, हिमाचल पे जाते हैं, मध्य प्रदेश का जवाब नहीं देते। मैं तो पूछना चाहता हूँ सर, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कहा था मैं सड़क पे आऊंगा, वो अतिथि विद्वान, अतिथि शिक्षक आज प्रदर्शन कर रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी महाराज कब सड़क पर आओगे? कर्मचारियों की आवाज कब उठाओगे? अतिथि शिक्षक हड़ताल पर, अतिथि विद्वान हड़ताल पर और भारतीय जनता पार्टी जम के बल्ले यहाँ पर चले हैं, जम के गेंदबाजी हुई है। कुल मिलाकर इन 6 मुद्दे पर हमने बातचीत की और ये 6 मुद्दे प्रदेश की जनता से जुड़े मुद्दे हैं और इन सब को लेकर कांग्रेस पार्टी की क्या अपनी प्रतिक्रिया है, कांग्रेस पार्टी उन मुद्दों को लेकर क्या बात रखती है, बीजेपी की तरफ से उन मुद्दों को लेकर क्या जवाब है, ये आपने सुना। और अब ये ईपीएल का महामुकाबला अपने निर्णायक दौर में पहुंच चुका है। हमारे दोनों अंपायर अपने फैसला लगभग ले चुके हैं। मैं उनसे एक बार बात करता हूं कि इस मुकाबले को लेकर जो बातें यहां पर दोनों तरफ से हुई उसको लेकर आप क्या कहते हैं? संक्षेप में रखिएगा अपनी बात, फिर मैं नतीजा भी आपके सामने रखूंगा। देखिए, जिस तरीके से यहाँ मैच हुआ है वो इस पूरे चुनाव की तस्वीर भी बता रहा है कि मध्य प्रदेश में बहुत रोमांचक और बहुत कांटे का मुकाबला होने वाला है। बहुत नेक टू नेक फाइट है, दोनों तरफ से बहुत मंझे हुए खिलाड़ी हैं। एक तरफ से नेहा बग्गा जी थी, एक तरफ से हमारी बहन फरहा खान थी, एक धोनी की भूमिका में है, एक सचिन तेंदुलकर है, कोई किसी से कम नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि
इसी स्पिरिट से आप लोग एक चुनाव मैदान में जाएं और ऐसा कुछ मंथन हो रहा है, इससे ऐसा अमृत निकले जिससे मध्य प्रदेश में सड़क, बिजली, पानी, इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा एजुकेशन और रोजगार पर दोनों ही जिस भी दल की सरकार बने, ठीक है, और जो मुद्दे आप उठा रहे हैं उनको परिणित करें सरकार आगे। ठीक है, सरमन जी बताइए। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि दोनों दलों के खिलाड़ी बहुत प्रभावी और बहुत ही मंजे हुए और बहुत ही अनुभवी लोग हैं। लेकिन मेरी एक चिंता ये है, मैं चीज़ों को देख रहा हूँ कि दोनों दलों के खिलाड़ियों के समक्ष अपनी अभिव्यक्ति का संकट था। तो ये मेरा यहाँ स्पष्ट मानना है कि दोनों दलों के पास बहुत सारी खेलने के लिए बहुत सारी तैयारियां थी, लेकिन दोनों दलों के जो खिलाड़ी थे वो थोड़ा सा अपना दिशा भ्रमित हो रहे थे, लेकिन फिर भी दोनों दलों के खिलाड़ियों ने अच्छा मैच खेला है। चलिए, दोनों की तरफ से अच्छा मैच खेला गया है। महिलाओं के संदर्भ में सरमन जी का ये मानना है कि महिलाओं के मुद्दे की बात अगर दोनों ही तरफ से होती है, लेकिन महिलाओं को असल हक दिलाने के लिए जो जमीन पर कोशिशें होनी चाहिए वो नजर नहीं आती है, ये बात वो कहना चाहते हैं। लेकिन नतीजा हमारे पास में आ चुका है। इलेक्शन प्रीमियर लीग का मध्य प्रदेश का ये जो पहला मुकाबला आज खेला गया, उसका नतीजा मेरे सामने है। पहले मैं बात करूंगा धर्मेंद्र जी की। अंपायर धर्मेंद्र जी ने जो नंबर दिए हैं, तो अलग अलग मुद्दों को लेकर उसमें टीम बीजेपी को दिए उन्होंने 60 में से 49 अंक, और टीम कांग्रेस को दिए हैं 60 में से 49। तो देखिए, यहां पर मुकाबला बराबरी का है। और इन सब के बीच सरमन नगेली जी ने भी आज चूंकि निर्णायक की भूमिका निभाई और उन्होंने टीम बीजेपी को दिए हैं 60 में से 35 अंक। तो ये आज का पहला मुकाबला आप जीते हैं, तो क्रिकेट की इस पिच पर आप मुकाबला जीत गए हैं। लेकिन याद रखिएगा, दोनों निर्णायक के साथ में एक और थर्ड अंपायर है, वो सारे निगाहें आपके ऊपर टिकाए हुए हैं। वो थर्ड अंपायर प्रदेश की जनता है। तमाम अलग अलग एंगल से प्रदेश की जनता इस वक्त आपके तमाम वादों को, अपनी बातों को देख रही है। तो उसमें मैदान में भी जाना है और जनता की पिच पर भी आपको खेलना है, बल्लेबाजी करना है, और वहां जो जीतेगा असल विजेता वही है। आज के इस मुकाबले की टीम विजेता जो है टीम कांग्रेस। बहुत बहुत बधाई आपको और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। नमस्कार।